दोस्तों, मैं YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जो पहले पार्ट चल रहा था वो वर्णमाला में हमने वर्णमाला हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने दोस्तों स्वर पढ़ दिए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा व्यंजन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन को। अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे हमने स्वर के डेफिनेशन जाने थे कि स्वतंत्र रूप से उच्चारण होने वाले वर्ण जो है व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे ही होता है व्यंजन का कि स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। क्या? स्वरों की सहायता से। देखिए, जो स्वर जो था वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहा था, लेकिन जो व्यंजन है ये किसकी सहायता ले रहा है? स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण जो है व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या जो थी, वो 33 थी। पहले 33 थी, लेकिन बाद में पहले जो ये व्यंजनों की कुल संख्या जी थी वो 33 थी, लेकिन बाद में जो दो व्यंजन आए, जिसे द्विगुण इसी को उच्छित व्यंजन जो आए बाद में, ये ढ और ये ढ, इन दोनों को मिला के जो व्यंजनों की कुल संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 35। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होगी? 35। बाद में जो उच्छित द्विगुण व्यंजन आए थे इनको मिला के, ठीक है, अब ये व्यंजनों की 35 संख्या हो गई। तो आइए आज हम जो हमारा जो टॉपिक है आज व्यंजन है, क्योंकि हमने स्वर पढ़ दिया था। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा, आप लोग उतार लिए होंगे शायद। तो व्यंजन जो है हमारा, व्यंजनों के भेद या प्रकार पढ़ेंगे आज। ठीक है, व्यंजनों के भेद या प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन के भेद या प्रकार, इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो पहला था स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, इसी को बोलते हैं वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। सेकंड था अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और थर्ड वाला जो होता है वो होता है उष्मीय या संघर्षी व्यंजन। ठीक है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। अब इन्हीं तीनों पार्टों से मिलकर व्यंजनों का वो हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 उष्मीय व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। आते हैं यहाँ पे पहला जो था हमारा स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। देखो दोस्त, स्पर्श का मतलब होता है छूना, अर्थात ऐसे वर्ण जो हमारे जीभ और सांस जीभ और सांस के अंदर, मुंह के अंदर किसी न किसी पार्ट को स्पर्श करता है, उसको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ना दोस्तों 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने? 5 वर्गों में बांटा है इसको, इसलिए इसे वर्गीय बोलते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इसका कवर्ग, यहाँ पे आप देख लीजिए कवर्ग। फिर यहाँ पे होता है चवर्ग, कचट, यहाँ पे होता है चवर्ग, यहाँ पे होता है टवर्ग, कचट, यहाँ पे होता है फिर तवर्ग, फिर होता है कचट तव, ये होता है फिर पवर्ग। ठीक है दोस्तों, इसलिए 5 वर्गों में डिवाइड किया है, इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग में 5 होता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी होती है? टोटल 25 इसकी संख्या होती है। स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5 होता है। जैसे यहाँ देखिए क, ख, ग, घ और ड़, ये ऐसे ही 5, यही च, छ, ज, ज, न, ऐसे ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, द, न, प, फ, व, टोटल जो इनकी संख्या होती है कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन कौन से होते हैं? जो हम जिसका उच्चारण करने में ना हमारे अंदर जो सांस, मुंह जो है, सांस किसी न किसी चीज को स्पर्श करती है, छूती है, इसको बोलते हैं स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, इनकी संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई।
ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास उसमीय, सॉरी अंतस्थ व्यंजन। सेकंड जो था हमारा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है, देखिए इनके नाम से मतलब, मैंने पहले वीडियो में आपको यही बताया था कि इन सब चीजों का ना नाम से मतलब रखेंगे, रटेंगे नहीं, इनसे नाम से इससे मतलब इसका मीनिंग निकालेंगे, यार ये अंतस्थ क्यों बोला है। अंतस्थ का मतलब होता है बीच में, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने से हमारे मुंह और सांस के बीच से मध्य से हवा निकले, उसे क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, और 4 कौन कौन सी होती है, य, र, ल और व होती है दोस्तों, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सी होती है, य, र, ल, व, ठीक है, इसे बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। फिर तीसरा जो था हमारे पे उसमीय, उसमीय या संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। उसमीय या संघर्षी का मतलब क्या होता है, देखिए उष्म का मतलब होता है गर्म, ठीक है, उष्म का मतलब होता है गर्म, मतलब ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने में अंदर से गर्माहट पैदा हो, अंदर से क्या गर्माहट पैदा हो, उसे उसमीय व्यंजन। और संघर्ष के साथ ये व्यंजन का उच्चारण करने में ना, ये वर्ण का उच्चारण करने में संघर्ष के साथ उच्चारित होता है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, इनकी भी संख्या 4 होती है दोस्तों। कितनी होती है, इनकी भी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है ये वाला श, एक होता है ये स, एक ये श और ये ह। इसको क्या क्या कहते हैं, इसको तालव्य श कहते हैं, इसको मूर्धन्ती स, इसको दंती स, और ये ह तो ह ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था उसमें या संघर्षी व्यंजन। इसकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है, ठीक है। दूसरा आता है इसी में, चौथा आता है इसमें संयुक्ताक्षर, ठीक है दोस्तों, संयुक्ताक्षर। देखिए इनका ना नाम से मीनिंग, इनके नाम से मतलब निकालना है हमको। संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होगा, संयुक्ताक्षर का मतलब ये है कि ये जो है ना अक्षरों से मिलकर बना होता है। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है अक्षर, अक्षर से मिलकर बना होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी भी संख्या जो होते हैं 4 होती है। पहले मूल रूप से 3, पहले इनकी संख्या 3 थी, बाद में जो श्री वाला वो शाह आके इसको भी संयुक्ताक्षर में सम्मिलित कर दिया गया। तो कौन कौन सा, एक तो ये वाला होता है क्ष, त्र और ज्ञ, और एक ये श्री वाला, ये वाला श्री वाला, ठीक है दोस्तों। ये अब संयुक्त अक्षर का मतलब होता है, देखिए संयुक्त का मतलब होता है 2 अक्षरों से मिलके बनना, ठीक है। संयुक्त मतलब 2 अक्षर से मिलके बना। तो ये जो श बना होता है ना दोस्तों, ये बना होता है क प्लस स से, ये त बना होता है दोस्तों त प्लस र से, और ज ये बना होता है ज्ञ, ये बना होता है ज प्लस न से, और ये वाला होता है श प्लस र से। इन इस देखिए प्रत्येक अक्षर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका नाम संयुक्त अक्षर होता है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक अक्षर से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा, इसका भेद पढ़ रहे हैं व्यंजनों का, ठीक है। आज हमारा जो मेन टॉपिक जो था व्यंजन है, क्योंकि स्वर हमने पढ़ रखे थे पहले। अब जो इसी में आता है एक नोट लिख लिया दोस्तों, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट होता है। नोट करके आप इसको लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। नोट क्या है इसमें, नोट यह है कि यदि अनुस्वार के बाद, यदि अनुस्वार के बाद, यदि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, इसी को तो बोलते हैं स्पर्शी को वर्गीय व्यंजन भी तो बोलते हैं। यानी यदि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन आए तो, यदि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्शी वर्गीय व्यंजन आए तो वह अनुस्वार व्यंजन के हलंत युक्त पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। पंचमाक्षर में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यदि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन आए तो वह अनुस्वार व्यंजन के हलंत युक्त पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। वो कैसे होता है, देखिए एग्जांपल देख लीजिए। जैसे हम यहाँ लिखते हैं अंत, दोस्तों ये लिखा है हमने अंत। देखिए अंत, ये अनुस्वार, ये बिंदु, ये इसी को तो अनुस्वार बोलते हैं।
ये एक देखिए इधर, एक ये अनुस्वार होता है, एक होता है इसे विसर्ग बोलते हैं। ये जो अंग वाला पढ़े थे अंग, और यही जो था अयोग वाह वाला, तो इन्हीं को तो इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको विसर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बोला है इसने, यदि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन आए तो हलंत उस व्यंजन के हलंत युक्त पंचमा अक्षर में परिवर्तित। देखिए अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन क्या आया? तो आया। अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन, इसके पंचमा अक्षर क्या होगा? त थ द द न। तो ये जो अंत है, हम अंत इस तरह से भी लिखते हैं। देखिए दोस्तों, अंत, ये पंचमा अक्षर त थ द द का पंचमा अक्षर क्या हो गया? न हो गया। ऐसे देख लीजिए सेकंड एग्जांपल, जैसे हम लिखते हैं दंड। ठीक है दोस्तों, दंड, अनुस्वार के बाद कोई स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन आ गया, अब इसका पंचमा अक्षर ट ठ ड ड न, ऐसे लिख देते हैं। दंड ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, ये था नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे देता है कि मतलब क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यदि अनुस्वार के बाद कोई स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन आए तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? तो वो पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर जो वर्ग दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा जो अब हम करेंगे ये तो इसका व्यंजन के प्रकार पढ़ रहे थे, अब हम उच्चारण काल के आधार पर पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है दोस्तों, उच्चारण काल के आधार पर। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर वर्ण, मतलब जो उच्चारण है ना, ये जो हमारा जो कंठ से, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, इसलिए इसे बोला। एक तो आपको देखिए याद करने वाला क्या था आपको रखना, एक तो ये कवर्ग वाला, ऐसे कैसे याद रखें? कवर्ग, एक तो ये याद रखें क च चवर्ग, और एक क च ट वर्ग, एक त वर्ग, कचट तप तवर्ग, पवर्ग। इसको एक याद करना है आपको। इसको याद कैसे करना है? इसमें बोलना है कैसे? कचट तप, कचट तप। एक ये याद हो गया, आपको सारे वर्ण आपको लगाने आ जाएगा। ठीक है, कचट तप, कचट तप ऐसे याद कर लीजिए। अरे बहुत इजी है यार, कचट तप। जब आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा, हमें पता है। ठीक है, अब ये देखिए पहला जो आता है हमारा कंठ है। कंठ है पहला जो हम आता है कंठ से। देखिए अब मैं इसके पहले कंठ आता है, फिर तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ्य, और फिर ऐसी, मतलब पहले देखिए, पहले यहाँ पे क्या है? पहले दोस्तों पहले कंठ, फिर थोड़ा ऊपर जाइए तो तालव्य। ऐसे याद करना है हमको, रटना नहीं है। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जा रहा है, कंठ आएगा पहले, मूर्धन्य आएगा कि दंत आएगा। देखिए हम प्रैक्टिकल करें, देखिए पहले कंठ आया, उसके ऊपर जाइएगा तो तालव्य हो गया। ठीक है, कल तालव्य, फिर थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो ऊपर मूर्धन्य होता है। ठीक है दोस्तों, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, फिर दंत, और सबसे बाहर जो होता है वो होता है ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ये कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला तो होता है प्रत्येक ये जो कवर्ग वाला आएगा, इसमें कवर्ग आ जाएगा। कवर्ग में पंचमा अक्षर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है कि प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है? अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे क ख ग न, जो वो अनुनासिक हो गया। ठीक है, एक तो कवर्ग आएगा, कवर्ग में कौन से? क ख ग घ तक आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी में और कौन सा आएगा? एक अ आएगा, एक आ जाएगा, अ आ, फिर अंग भी आएगा इसी में। ठीक है दोस्तों, अंग, और एक ह। जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ वैसे ही आप बना लीजिए। एक बार बनाना है नोट्स, बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मतलब ये ट्रिकी के साथ एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर कंठ के बाद क्या आएगा? तालव्य। मैंने बोला ना तालव्य, कंठ, तालव्य, तालव्य। ठीक है, कंठ, तालव्य। तालव्य में वही कवर्ग यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चवर्ग, चवर्ग। ठीक है, अब देखिए आ यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? ई और ई। ठीक है दोस्तों, आ यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा? ई। अब ये एक मैंने आपको बताया था तालव्य श। ठीक है दोस्तों, कौन सा था? तालव्य श। ये वाला श आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक और आ जाएगा क्या? य। तालव्य श आ जाएगा, और यहाँ पे य आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर कंठ, तालव्य, फिर तीसरा आता है हमारे पे यहीं पे मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन कौन से होगा? क च, यहाँ पे फिर कचट, ऐसे याद रखना, कचट तप, कचट तप। तो क च ट, टवर्ग आ जाएगा यहाँ पे, टवर्ग।
फिर देखिए यहाँ पे आ, यहाँ पे ई आ गया, एक यहाँ पे आता है री, ठीक है दोस्तों, एक री आ गया यहाँ पे कचट तब, एक यहाँ पे ये तालब्य श आ गया, एक यहाँ पे आता है मूर्धन्ती श जो आपको बताता है ये मूर्धन्ती श हो गया। फिर यहाँ पे य, फिर एक आ गया यहाँ पे य र, ठीक है, ये आएगा हमारे मूर्धन्य में, कंठ तालब्य मूर्धन्य। फिर चौथा आता है दंत्य, दंत्य, ठीक है दोस्तों। दंत्य में कौन कौन से आएंगे, देखिए यहाँ पे क च ट, फिर यहाँ पे तवर्ग, तवर्ग आ जाएगा, यहाँ पे तवर्ग का आ जाएगा। फिर देखिए दंत में एक तो तवर्ग आ जाएगा, एक दंती स, दंती स कौन सा हो गया था, ये वाला दंती स, देखिए ये तालब्य श मूर्धन्ती श दंती श, यहाँ आ गया य र, फिर यहाँ पे ल, य र ल, य र ल, ठीक है, एक ये आ जाएगा ल भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दंत। फिर पांचवा जो आता है वो होता है ओष्ठ, क्या होता है दोस्त, ओष्ठ। ओष्ठ में कौन सा आ जाएगा, कचट तप, यहाँ पवर्ग आ जाएगा, पवर्ग जो लास्ट बचा हमारा पर पवर्ग। देखिए इसको याद करना है, कंठ, कंठ तालब्य थोड़ा ऊपर जाएगा, कंठ तालब्य मूर्धन्य दंते ओष्ठ, ये याद करना है बस आपको, मेन यही है। और यहाँ याद करना है कचट तप, कचट तप, ये याद हो जाएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन कौन से वर्ण किस किस उसमें आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ओष्ठ में आ जाएगा कौन कौन से, पवर्ग एक तो आ जाएगा। देखिए अब हमारे यहाँ क्या बचा, उ, उ एक ये आ गया ओष्ठ में, उ आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, उ, ठीक है। तो ये था हमारा ओष्ठ, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें कंठ तालब्य, ठीक है, यहीं पे आएगा हमारा कंठ, कंठ तालब्य, कंठ तालब्य, कंठ तालब्य। कंठ तालब्य का मतलब जो कंठ और तालब्य दोनों से मिलकर बना होता है। तो देखिए दोस्तों, कंठ से आता है अ, मैं एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए याद करने का तरीका, कंठ से आता है यहाँ पे अ, प्लस तालब्य से आता है हमारे पे ई, इन दोनों के मेल से ना ए बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, ए, ऐसी बड़ी से ए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कंठ तालब्य में क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। उसके बाद सातवां यहीं पे आएगा, नीचे आ रहा है समझ में, नहीं तो हम ऊपर लिख देते हैं, ये हो गया होगा कंठ तालब्य, ठीक है, ऊपर लिखते हैं हम। कंठ तालब्य के बाद आ जाएगा यहीं पे कंठोष्ठ, 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 ठीक है। कंठोष्ठ में क्या हो जाएगा, देखिए कंठ से आया क्या, कंठोष्ठ का मतलब होता है, देखिए कंठ से आया अ, ठीक है, और ओष्ठ से आया प्लस ओष्ठ से आया उ, इन दोनों के में से वही वाला ओ और अ, ये दोनों कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा कंठोष्ठ में, ठीक है दोस्तों। फिर आता है दंत, दंत वर्तस्य, ठीक है, दंत वर्तस्य बोलते हैं इसको, दंत वर्तस्य, वर्तस्य, ठीक है। दंत वर्तस्य में क्या आ जाएगा हमारे पे, दंत वर्तस्य में आ जाएगा र और ल, ठीक है दोस्तों। ये हमारे उच्चारण काल के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं कि कंठ से, देखिए एक आपको याद क्या करना है इसमें, कंठ तालब्य मूर्धन्य दंते ओष्ठ, एक ये याद करना, एक कचट तप, कचट तप याद कर लीजिए, बस कौन सा वर्ण कहां पे आ जाएगा आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी में आगे जो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा, तो इसमें आता है एक और जो नेक्स्ट वो पार्ट होता है इसका घोषत्व के आधार पर, क्या दोस्तों, घोषत्व, घोषत्व, घोषत्व के आधार पर, ठीक है, घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एक होता है सघोष, सघोष को घोष भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, सघोष को क्या बोलते हैं, घोष भी बोलते हैं। एक होता है सघोष, एक होता है अघोष, ठीक है, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष, ठीक है। सघोष का मतलब होता है कंपन, मतलब ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में हमारे स्वर मुंह के अंदर जो स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो, उसे क्या बोलते हैं, सघोष। और ये कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का, देखिए एग्जाम्पल करके देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। अब तीसरा चौथा पांचवा का मतलब देखिए, मान ले कवर्ग में देखते हैं तो तीसरा कौन सा होता है, ग, पहला वर्ग में देखते हैं क, पहला जो होता है ग, तीसरा चौथा होता है घ और फिर ये ढ, ठीक है। अब इनको बोलिए, देखिए ग घ घ, थोड़ा कंपन पैदा हो रहा है, देखिए बोलने से पता, मैंने आपको पहले बोला था एग्जाम्पल करके देखिएगा तभी पता लगेगा। ग घ घ, थोड़ा कंपन का मतलब होता है, जो सघोष का मतलब है कंपन, घोष मतलब कंपन पैदा करना, ठीक है। तो इनको उच्चारण करने में क्या कंपन पैदा हो रही है, इसी को बोलते हैं सघोष या इसी को घोष बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आता है फिर सभी स्वर, सभी
स्वर, सभी स्वर वही अ आ इ ई बोलने से पता लगा, अ आ इ सभी स्वर जो थे वो। और इसी में प्लस आता है अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल और व, एक ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सघोष और घोष। सघोष का मतलब मीनिंग इसका अगर बोला जाए तो कैसे होगा कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारे स्वन तंत्रियों में कंपन पैदा हो उसे बोलते हैं सघोष या घोष बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा देख ले, घ घ घ प्रत्येक वर्ग का होगा। ठीक है, इसी के बाद आता है अघोष। अघोष का मतलब कंपन रहित, यानी कि ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में हमारे स्वन तंत्रियों में कंपन नहीं पैदा होगा। तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? पहला, दूसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, इनको उच्चारण करने में क्या कंपन पैदा नहीं होता है। और क्या क्या होता है इसमें? प्लस इसमें होता है उष्मीय या वर्गीय व्यंजन वाला। कौन कौन सा? ये वाला शब्द, इसे बोलते हैं तालव्य श, इसको मूर्धन्ती श, इसको दंती श, और एक और होता है इसमें क्या? तालव्य श, मूर्धन्ती श। बस ये होता है अघोष दोस्तों। क्या होता है ये? अघोष। अब ये घोषत्व के आधार पर था, इसमें ही एक और आता है प्राणत्व के आधार पर दोस्तों। क्या आता है? प्राणत्व। प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है अल्पप्राण, एक होता है अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। ठीक है दोस्तों, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। इसको भी दो भागों में देखिए, इनका मीनिंग ही समझा देगा हमको। अल्प का मतलब होता है कम, कम, और महा का मतलब होता है ज्यादा। अल्प का मतलब कम। ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में हमारे हमारे मुख से जो तो स्वतंत्र तंत्र में कम सांस जो है, कम हवा जो है कम निकले, उसे अल्प का मतलब होता है। सीधी सीधी बात है, कम कम हवा निकले, उसी को तो बोलेंगे अल्पप्राण। तो मतलब इसका और कौन कौन से वर्ण हो जाएंगे इसमें? देखिए, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। और इसमें होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, मतलब देखिए क हो गया, घ हो गया, और पांचवा क्या हो गया? घ हो गया। क ख ग ङ। देखिए इनको बोलिए, देखिए कम समय लगेगा, मतलब इसको उच्चारण करने में कम समय लगता है। देखिए क फिर घ। अब ये क की जगह ख बोलेंगे तो ज्यादा समय, इसे ही बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, प्लस इसमें अंतस्य व्यंजन आएंगे। कौन कौन से? य, र, ल और व। ठीक है, य, र, ल, व। कम समय लगता है, इनको भी उच्चारण करने में कम समय लगता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा था हमारे पे महाप्राण। महाप्राण का मतलब, महा का मतलब होता है ज्यादा, मतलब इनको उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उनको महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? दूसरा और चौथा। देखिए दूसरा कौन सा होगा? क वर्ग में देखेंगे तो ख हो जाएगा, और चौथा कौन सा होगा? घ। इनको उच्चारण करने देखिए, क कम समय लगता है, क ख थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, क ख, ग घ थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, महाप्राण होता है। और इसमें कौन कौन सा होता है? एक इसमें महाप्राण उष्मीय व्यंजन होते हैं। उष्मीय व्यंजन कौन कौन से? वही तालव्य श, इसको याद रखिएगा, तालव्य श, मूर्धन्ती श, दंती श। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, ये भी तीन याद रहेगा तो वो हम जो उच्चारण काल पे पढ़े थे, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, उनमें ही ये देखने को मिलता है। ठीक है, कंठ, ये तालव्य श, मूर्धन्ती श, दंती श, और एक आता है यहाँ पे ह। तो ये महाप्राण वर्ण होते हैं दोस्तों। महाप्राण का मतलब जिसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, और इसी में एक आता है दोस्तों, क्या आता है इसी में? थोड़ा सा एक और है, एक आता है इसमें द्वित्व व्यंजन दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ना, एक नोट ये भी लिख दीजिए, सेकंड नोट के नाम नोट करके ये भी लिख दीजिए सेकंड नोट में। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन दोस्तों। द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होंगे? द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है वे व्यंजन जिनकी आवर्ती, जो एक शब्द में, मतलब एक व्यंजन में दो शब्द आए। सीधी सी बात है, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवर्ती, जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन की आवर्ती दो बार, दो बार से अधिक भी हो सकता है, दो बार, मैक्सिमम दो बार आए, बार आए, ऐसे अगर नॉर्मल शब्द में समझे जाए तो ऐसे जब किसी शब्द में व्यंजन की आवर्ती बार बार हो उसे बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होंगे? एक देखिए, दिल्ली लिखते हैं हम, दिल्ली, दिल्ली। तो दिल्ली में देखिए ल, दोनों दो शब्द की आवर्ती बार बार हो रही है। ऐसे यहाँ पे लिखते हैं दिल्ली, यहाँ पे देखिए बच्चा लिखे, बच्चा हो रहा है, चौ चा आ रहा है, यहीं पे ऐसे लिखते हैं बिल्ली, देखिए बिल्ली, ऐसे आ गया दो चीज,
तो ये शब्दों की आवर्ती बार बार हो रही है, इसी को बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, और कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा, एक एग्जांपल दे देगा कि बताइए इनमें से कौन सा द्वित्व व्यंजन है, ऑप्शन दिल्ली दे देगा, 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा द्वित्व व्यंजन। एक थोड़ा सा इसमें और रह गया जो थोड़ा मैं आपको अलग से बताना चाहता हूं। देखिए, एक होता है य, र, ल और य, र, ल, व और ह। इनको ना कभी कभी डायरेक्ट इनको कौन क्या क्या कहते हैं, कभी कभी वही पूछ लेता है। देखिए, य और व, ऐसे करके मैं वो करता हूं, य और व, इन दोनों को ना दोस्तों अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर क्या बोलते हैं इनको, अर्ध स्वर बोलते हैं इन दोनों को। ये य और व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। और ये र को ना दोस्तों, य मैं ये वो करके लिख रहा हूं, र को बोलते हैं दोस्तों लुंठित वर्ण, इसको लुंठित वर्ण बोलते हैं, लुंठित वर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण। और ल को बोलते हैं दोस्तों, ल को पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण, इसको बोलते हैं पार्श्विक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक। और ह को बोलते हैं दोस्तों, ह को काकल्य, काकल्य। तो ये मतलब इनको ना कभी कभी डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं। तो य और व अर्ध स्वर हो गए, र को लुंठित वर्ण बोलते हैं, र को ल को बोलते हैं पार्श्विक, और ह को बोलते हैं दोस्तों काकल्य वर्ण। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजन का पार्ट था। और इससे ज्यादा मेरे हिसाब से व्यंजन में कहीं नहीं पूछते हैं, इससे ज्यादा कहीं पूछने की मतलब नहीं बनता है इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं और देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें क्या होगा कि हम एग्जाम के उस पे जितने भी अभी तक एग्जाम में जो वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस किस टाइप से पूछे गए हैं, वो उस पे एक 5-6 मिनट की वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो वो हम मतलब नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, हमारा व्यंजन का भी वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ेंगे संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिक्की के साथ मैं समझाने वाला हूं दोस्तों। संधि बहुत, उसको आप एक बार संधि पढ़ लीजिएगा ना, कभी मत भूलिए, कभी नहीं भूलना होगा। एक चुटकी में बता देंगे कि ये कौन से संधि है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा चैनल का नाम हिंदी एजुकेशन अड्डा के नाम से है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।